नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए विशाल जैन, डायरेक्ट टैक्स फैकल्टी, एडवाइजर एंड कोच। फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं लेके आया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है टैक्स पे चर्चा। इस सीरीज के अंदर हम छोटे छोटे टैक्स प्लानिंग के मुद्दे को उठाएंगे जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में डेफिनेटली काम आएंगे। और इन वीडियोस को सुन के डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी टैक्स प्लानिंग को बहुत बेटर बना सकते हैं और काफी हद तक आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिफंड क्लेम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को वीजे वर्चुअल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला वीडियो, दैट इज होम लोन के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन हम कैसे लें और कैसे हमारी टैक्सेबल इनकम को कम करें। मकान खरीदना या बनवाना लोन पे एक बहुत नॉर्मल सी बात है और इस लोन के ऊपर जब हम बैंकों को ईएमआई पे करते हैं तो इस ईएमआई में लगने वाला इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बहुत साधारण सी बात है। जब भी हम ईएमआई पे करेंगे तो ये दो हिस्से तो जरूर होंगे और जब हम ये दो हिस्से पे करते हैं, इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल अमाउंट का, तो इनकम टैक्स हमें डेफिनेटली डिडक्शंस देती है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये डिडक्शन लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हम ये डिडक्शन ले पाए और ऐसा क्या करें कि ये डिडक्शन के अमाउंट को हम बढ़ा सकें। यही आज के वीडियो का मूल उद्देश्य है। तो बने रहिएगा लास्ट तक और एक एक पॉइंट को जरूर सुनिएगा। और अगर मान लीजिए वीडियो सुनते वक्त अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठ के आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने कमेंट्स डालिएगा, पसंद आए तब भी। और अगर आपके माइंड में कोई अगर डाउट है तो उस कमेंट पे डेफिनेटली हमारी राय आपको जरूर मिलेगी ताकि आप अपनी टैक्स प्लानिंग को बेटर कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट। अब फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मकान खरीदता है या बनवा रहा है लोन लेके अपने खुद के रहने के लिए, तो ऐसे मकान को हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और अगर व्यक्ति मकान खरीद रहा है या बना रहा है लोन लेके अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, यानी किसी को किराए पे देने के या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखने के लिए, तो ऐसे मकान को हम लेट आउट प्रॉपर्टी बोलेंगे या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब ये दोनों प्रॉपर्टी के नाम अलग अलग हो गए। एक वो मकान जिसमें आप खुद रहते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक वो मकान जो आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं उसको बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। अब इन दोनों को अलग अलग करने के पीछे सरकार का एक कारण था। सरकार ने कहा कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं और आप उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं तो वो ब्याज की छूट आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक। 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन हम नहीं ले सकते सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम बात करें लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन कोई लिमिट नहीं है। यानी कि अगर 3 लाख, 3.5, 4, 5 लाख का ब्याज लग रहा है साल भर में लेट आउट प्रॉपर्टी पे, तो वो पूरा के पूरा अमाउंट आपको डिडक्शन के रूप में अलाउड किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो खास बात ये है कि ये जो डिडक्शन हम लेते हैं ये हम लेते हैं सेक्शन 24B के नाम पे। तो जब भी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हैं तो 24B के अंदर हम इस तरह का डिडक्शन लेते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक खास बात और समझाना चाहूंगा। अगर आप मकान बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो ऐसे केस में आपने लोन लिया, मकान बनाना चालू किया और मकान बन गया, तो मकान बनने से पहले जितना भी ब्याज आपने बैंक को दिया ये ब्याज का डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन एक मुश्त में नहीं, 5 किश्तों। आप इस ब्याज का डिडक्शन 5 किश्तों में लेंगे और वो भी तब जब मकान बन जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर से। और मकान बनने के बाद जितना भी ब्याज लग रहा है वो तो आपको ईयरली बेसिस पे हर साल आपको उसका डिडक्शन मिलता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर 2 लाख तक की ही लिमिट है और 2 लाख की लिमिट से ऊपर का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। तो यहां तक तो इंटरेस्ट की डिडक्शन की बात हो गई, लेकिन इस इंटरेस्ट डिडक्शन को लेने के लिए आपको 24B की कुछ बातें जरूर ध्यान रखनी होगी। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखोगे तो आप इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं ले पाओगे। अब वो क्या बातें हैं? सबसे पहली बात, मकान आपके नाम पे होना चाहिए, लोन आपके नाम पे होना चाहिए, तो ही आप इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकते हैं। सपोज मैंने एक मकान खरीदा मेरे नाम पे और लोन भी मैं ले रहा हूं मेरे नाम पे, तो ऐसे केस में डेफिनेटली उस इंटरेस्ट डिडक्शन को मैं क्लेम कर सकता हूं। यानी कि मान लीजिए आपने मकान खरीदा आपकी वाइफ के नाम पे और लोन लिया है आपने आपके खुद के नाम पे, तो ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो मकान का ओनर होगा
वो ही इंटरेस्ट डिडक्शन ले सकता है। तो मकान भी उसके नाम पे होना चाहिए और लोन भी उसके नाम पे होना चाहिए। जब दोनों एक ही के नाम पे है तो आप इंटरेस्ट डिडक्शन जरूर ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने मकान बनाने के लिए लोन तो ले लिया, अब लोन लेने के बाद मकान का काम चालू हो गया, लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो मकान है 5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाना चाहिए। अब ये 5 साल की गिनती कहां से शुरू होगी? तो जिस साल आपने लोन लिया उस साल के एंड से, उस साल के अंत से आपको 5 साल गिनने और उस 5 साल के अंदर अंदर आपका मकान बनके तैयार हो जाना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप जहां से भी लोन लेके आ रहे हैं, अब यहाँ पे सरकार ने साफ कह रखा है कि जरूर नहीं कि आप बैंक से लोन ले, आप अपने रिश्तेदार से लोन ले रहे हैं, अपने दोस्तों से लोन ले रहे हैं, जहां से भी लोन ले रहे हैं और आप उनको जब ब्याज पे कर रहे हैं तो उनसे सर्टिफिकेट लिखवा के लेके आए कि आपने इस साल कितना ब्याज उनको दिया। अगर बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक डेफिनेटली हर साल के एंड में आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें वो डिस्क्रिप्शन देगा कि कितना इंटरेस्ट का पेमेंट पे किया और कितना प्रिंसिपल का अमाउंट पे किया। ठीक उसी तरह से अगर आपने किसी रिश्तेदार से या दोस्तों से लोन लिया है तो उनसे भी एक सर्टिफिकेट पे ये लिखवा के रख ले, ताकि जब भी जरूरत पड़ेगी आपको इनकम टैक्स में बताने की तो आप उसको शो कर सकें। तो इन बातों को आपको ध्यान से समझना है। तो ये था हमारा पहला हिस्सा इंटरेस्ट के बारे में, जहां पे सरकार ने हमें इंटरेस्ट रिडक्शन देने की बात की है 24B के अंदर। इसी तरह से सरकार ने इंटरेस्ट के ऊपर 2 और नए सेक्शंस भी बनाए हैं। तो चलिए उन 2 सेक्शन को भी देखते हैं कि वो 2 सेक्शन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेक्शन आ रहा है एक और 80EE। इस सेक्शन को सरकार ने समय रहते रहते काफी अमेंडमेंट किया है। अगर अभी रिसेंट जो पोजीशन है इस सेक्शन की वो क्या कहती है मैं वो आपको सामने बता दूं। ये सेक्शन कहता है कि आपने जो 24B में इंटरेस्ट का जो डिडक्शन लिया वो तो है ही, उसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे ये 50,000 डिडक्शन लेने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। आप देख सकते हैं जैसे अपनी स्क्रीन पे, सबसे पहली शर्त है कि जो लोन ले रहा है वो व्यक्ति इंडिविजुअल होना चाहिए, यानी वो HUF कंपनी फर्म नहीं हो सकती, तो इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त वो जो यहाँ पे कह रहा है वो ये है कि आपने ये जो लोन लिया है वो लोन सैंक्शन हो चुका था 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोन का अमाउंट है वो 35 लाख तक मैक्सिमम हो सकता है, उससे ऊपर का लोन का अमाउंट नहीं होना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि आपका मकान का जो अमाउंट है, आपके मकान की जो रजिस्ट्री हुई है वो वैल्यू 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सबसे आखिरी जो शर्त है वो ये है कि ये आपकी लाइफ का पहला मकान है, इससे पहले आपके खुद के नाम पे आपका कोई और मकान नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 5 बातें, अगर ये 5 शर्तों को आप पूरी कर लेते हैं तो आपको 50,000 का डिडक्शन लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो जब तक आप लोन रिपे नहीं कर देते तब तक हर साल आप 50,000 की छूट ले सकते हैं। लेकिन इसी तरह से सरकार ने एक और नया सेक्शन भी इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली 2019 में, और उस सेक्शन का नाम है 80EE। अब ये 80EE क्या कहता है उस पर आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 80EE भी बिल्कुल हुबहू 80EE जैसा ही दिखाई देगा। यहां पे भी 5 शर्तें हैं, इन 5 शर्तों को आपको पूरा करना है। अगर आप इन 5 शर्तों को पूरा करेंगे तो आपको ब्याज की छूट मिलेगी 1.5 लाख रुपए की। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट बढ़ चुका है डिडक्शन का, 1.5 लाख तक की डिडक्शन लिमिट आपको दी गई है। तो शर्त नंबर 1, आप इंडिविजुअल होने चाहिए। शर्त नंबर 2, आपने जो लोन लिया है वो लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2021 तक। पहले ये डेट 31 मार्च 2020 तक ही थी, अभी रिसेंटली सरकार ने इसका भी एक्सटेंशन कर दिया, अब ये डेट हो चुकी है 31 मार्च 2021 तक। तीसरी शर्त ये है कि आप 80EE में एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 80EE में भी आ रहे हैं और 80EE का भी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि आप 80EE के अंदर कवर्ड नहीं है। और चौथी शर्त, आपके मकान की जो वैल्यू है वो 45 लाख के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, यानी रजिस्ट्री वैल्यू 45 लाख तक ही होगी। और 5वीं शर्त, ये आपकी लाइफ का पहला मकान है, इससे पहले आपके नाम पे और कोई मकान नहीं था। अगर ये 5 शर्तें आप पूरी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ब्याज की छूट मिलेगी 1.5 लाख। अब आप कंपेयर कीजिए, 24 तो सभी को मिल सकता है 2 लाख की छूट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80EE और 80EE में कोई एक आप ले सकते हैं अगर वो शर्तें पूरी कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आप 80EE के अंदर आ रहे हैं, तो 2 लाख की छूट तो आपने ले रखी थी 24 में और 1.5 लाख की छूट आप ले रहे हैं 80EE के अंदर।
तो यहां देखें तो 3.5 लाख का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें मिल रहा है। अभी तो प्रिंसिपल रीपेमेंट और दूसरी कुछ टैक्स प्लानिंग की बातें बाकी हैं। तो 3.5 लाख तक की छूट तो आप जरूर ले लीजिए। अब इसी तरह से फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रिंसिपल रीपेमेंट की। इंटरेस्ट के बारे में तो हमने 24 देखा, 80EE देखा और 80EE भी देखा। अब जो ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है उसका क्या? तो प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए हम एटीसी में जा सकते हैं। एटीसी कहता है आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। मान लीजिए आपने एटीसी के अंदर और कोई निवेश नहीं किया है, ना तो ट्यूशन फी है, ना एलआईसी है, ना पीपीएफ है, ना कोई और टैक्स सेविंग स्कीम्स है, आपने सिर्फ प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है 1.5 लाख का, तो वो 1.5 लाख पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए, एक इंडिविजुअल खुद अपने नाम पे अगर मकान लेता है और अपने नाम पे ही अगर लोन बोरोइंग करता है, तो ऐसे केस में वो इंटरेस्ट में 2 लाख का और प्रिंसिपल रीपेमेंट पे 1.5 लाख का, यानी टोटल 3.5 लाख। अब इन सब के साथ में एक और खास बात आपके सामने जोड़ना चाहूंगा। मान लीजिए आपने मकान खरीदने के लिए लोन लिया, मकान खरीद लिया और ईएमआई शुरू हो गई। पहले साल जब आप ईएमआई पे करोगे तो डेफिनेटली उस समय आपका इंटरेस्ट एलिमेंट ज्यादा होगा, लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट ज्यादा नहीं होगा, मे बी पॉसिबल। तो अगर आपकी 1.5 लाख की लिमिट पूरी यूज नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आपने उस मकान पे जो स्टैंप ड्यूटी पे की है, जो रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे हुए हैं, उस स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के खर्चे को भी आप एटीसी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस आपका स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी लगे होंगे उनको जोड़ के 1.5 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अब मैं आगे आपको यहाँ पे कुछ टैक्स एडवाइस देना चाहता हूँ। अब ये जो टैक्स एडवाइस है ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मकान खरीदा है को ओनरशिप में, यानी आप और आपकी वाइफ, आपने दोनों ने ज्वाइंट नेम से मकान खरीदा और जब लोन लेने गए तो लोन भी आपने ज्वाइंट नेम से ले लिया, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। ये आपको बहुत बड़ा फायदा देके जाएगा। कैसे, बताता हूं। अगर मकान का मालिक आप भी हैं और आपकी वाइफ भी हैं, आप भी बोरोर है और आपकी वाइफ भी को बोरोर है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट डिडक्शन आपको भी मिलेगा और आपकी वाइफ को भी मिलेगा। सिंगल इंडिविजुअल अपने खुद के नाम पे अगर मकान खरीदता है और खुद के नाम पे ही बोरोइंग लेता है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन उसको मिलेगा 24B में, दैट इज 2 लाख रुपए का, और 80EE या फिर 80EE मैं ये मान के चलता हूं कि अभी वो रिसेंटली मकान खरीद रहा है और लोन ले रहा है, तो 80EE के अंदर वो क्वालिफाई हो जाएगा और उसको 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी। तो 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख तक की छूट तो उसको मिल गई। और जब वो प्रिंसिपल रीपेमेंट करेगा तो 1.5 लाख की छूट और मिल जाएगी, यानी 3.5 लाख और 1.5 लाख कुल मिला के हो गए 5 लाख। तो 5 लाख की छूट तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अगर आप ज्वाइंट ओनरशिप पे आ जाओगे और ज्वाइंट बोरिंग पे आ जाओगे, तो ये 5 लाख आपको और आपकी वाइफ को भी 5 लाख, यानी टोटल बेनिफिट हो गया 10 लाख रुपए। फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी रकम है। तो 10 लाख पे एवरेज 30% का भी टैक्स अगर हम देखें तो 3 लाख तक का टैक्स आप सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग ये करनी है कि मकान खरीदते वक्त रजिस्ट्री किसके नाम पे करनी है, लोन लेते वक्त बोरोअर्स और को बोरोअर में नाम किसका रखना है। ये अगर आपने सही समय पे सही डिसीजन ले लिया तो आप इतनी बड़ी टैक्स बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। आमतौर पे कई बार मेरे पास कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनमें से कुछ रेगुलर जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन एक आता है कि जब हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि आप लोन पे इंश्योरेंस ले लें, तो क्या ये इंश्योरेंस लेना सही है? तो देखिए अब यहाँ पे स्पेशली जब आप को बोरोअर है, तो ऐसे केस में अगर किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो सारा बर्डन सेकंड पर्सन पे हो जाता है लोन पे करने का। और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो ऐसे केस में आपका जो पार्टनर है वो इस फाइनेंशियल बर्डन से फ्री हो जाता है। तो को बोरोअर्स के केस में इंश्योरेंस लेना फायदे का सौदा है। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन हमारे सामने जो रेगुलर आता है वो भी देख लेते हैं। अब कुछ दोस्त मेरे ये कहते हैं कि मान लीजिए सर आपने आज बताया, हमें पता चला मैंने मकान 16-17 में खरीदा था और उसमें मैंने बैंक से लोन भी लिया था और जो शर्तें थी कि मेरी मकान की जो कीमत है वो 50 लाख से कम है, लोन का अमाउंट 35 लाख से कम है और ये मेरा पहला मकान है, तो क्या अब मैं इसके ऊपर 80EE का फायदा ले सकता हूँ? अब तक तो मैंने नहीं लिया, तो ऐसे केस में क्या अब मैं ले सकता हूँ? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई डिडक्शन आप पहले लेने से वंचित हो गए, नहीं ले पाए किसी कारण से, तो अब आगे नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस साल जब आप रिटर्न फाइल करें तो जरूर 80EE का फायदा ले।
अब एक और इंपॉर्टेंट डाउट जो लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, मैं मकान खरीद नहीं रहा हूं, मैं मकान बना रहा हूं और मकान बनाने के लिए मैंने लोन लिया, तो 24B तो जो मुझे डिडक्शन दे रहा है वो मैं ले रहा हूं, लेकिन अब 80EE में जो 50,000 या 80EA में जो 1.5 लाख की छूट है, क्या वो भी मैं ले सकता हूं? तो आंसर इज नहीं। 80EE और 80EA सिर्फ मकान परचेस करने पे ही मिलेगा, कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो आज का ये जो सेशन है टैक्स प्लानिंग ऑन होम लोन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट, आपको बहुत सारी चीज बता के समझा के गया होगा और डेफिनेटली ये आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे और अपने टैक्स को बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।